नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ की खास पेशकश मन की बात कृतिका चौबिसा के साथ। दोस्तों, आज मन की बात में हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। एक पत्रकार, ये बात जब मन में आती है तो निर्भीक, निष्पक्ष और एक नीडर पत्रकार के गुण आपकी आंखों में और आपके जहन में आने लगते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना काफ़ी नाम कमाया है। साथ ही आपको बता दें कि किचन थेरेपी से भी इन्होंने कई लोगों की कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी इन्होंने किया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मदन मोदी जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्ते। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते। आप क्या जानना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और प्लस आपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को, शिक्षा को कहाँ से कंप्लीट किया है? देखिए, जहाँ तक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मैं बहुत ही अति सामान्य परिवार में जन्मा हूँ और परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे केवल छठी क्लास तक पढ़ाया। उसके बाद में चूँकि मैं पूरे स्कूल का सबसे ज़्यादा होनहार बच्चा था, तो मेरे प्रधानाध्यापक, सारे अध्यापक वगैरह सारे मुझे प्रेरित करते रहे कि मैं आगे पढ़ूं, और मेरी खुद की पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। मैं पढ़े बिना रह नहीं सकता था, आगे मुझे पढ़ना ही था। क्योंकि मैंने अपने बचपन से जो सामाजिक छूत-छात और कई तरह के विरोधाभासी जीवन देखे हैं। यहाँ तक कि मेरी स्वयं की बहन हैं, उनके साथ में भी जिस तरह के सलूक देखे हैं ससुराल में, उन सब को लेकर के और मैं बहुत व्यथित था। और मेरे दिमाग में हमेशा कुछ नए विचार, कुछ एक नया करने का और समाज में बदलाव लाने का एक मन में बचपन से। और चूँकि मैंने छठी क्लास तक ही बहुत सारी ऐसी कविताएं और महापुरुषों के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि मुझे उनसे प्रेरणा लेकर के और कुछ अच्छा करना चाहिए समाज में। तो सातवीं में मेरी बुआ के जो लड़के थे, उन्होंने मेरी मदद की राशि में, और उन लोगों ने मेरी किताबें वगैरह, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह सिलाई और मुझे स्कूल में आगे एडमिशन करवाया। तो 7th 8th में रहा कानौड़ में ही, लेकिन मदद उनकी मिली जिससे मैं पढ़ पाया। और 9वीं क्लास में मैं उनके पास, बुआ के पास में ही जा कर के राशमी में पढ़ा। 10वीं में फिर मैं अपने गांव आ गया, और जो 10वीं की मेरी जो बोर्ड की फ़ीस भरनी थी, वो उसके लिए भी मेरे पास में पैसे नहीं थे। तो मेरे प्रधानाध्यापक जो थे उस समय में, उन्होंने मेरी फ़ीस जमा करवाई। बाद में मेरी जो बहन हैं, आप जानते होंगे, काफ़ी समाज में अच्छा नाम कमाया है मेरे भांजों ने, यशवंत आंचलिया और जितेंद्र आंचलिया। उनकी जो मदर है वो मेरी रियल सिस्टर है। तो उन्होंने मेरी बोर्ड की फ़ीस का पैसा मनी ऑर्डर से भेजा। उनका मैं उपकार कभी जीवन में, उनके पांव चरण धो धो करके पीऊँ तब भी मैं चुका नहीं सकता। उन्होंने जो उस समय में मेरी मदद की, हालांकि फ़ीस जमा हो गई थी, तो मैंने वापस प्रधानाध्यापक जी को वो फ़ीस लौटाई। 10वीं तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद में मैं उदयपुर आ गया, और उदयपुर में मैं 8 ट्यूशन पढ़ाता था। 8 ट्यूशन पढ़ा करके और उससे जो पैसा आता था, उससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई करता था। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई आगे से आगे मेहनत मजदूरी करते हुए, नौकरी करते हुए पढ़ाई की। मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से जयपुर में रह करके किया। उसके बाद में पीजी जयपुर में, और मतलब हिंदी में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, जबकि मनोविज्ञान में और इसमें फ़िलासफ़ी में मैंने बेंगलोर से किया। पहले बेंगलोर से फ़िलासफ़ी में एमए किया, उसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया साथ में साइकोलॉजी में, और निमांस
से मेरा जुड़ाव रहा है, जो देश का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। तो इस तरह से मेरी एजुकेशन हुई और आज भी मैं पढ़ता हूँ। मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई है, मैं अपने आप को किसी विषय में पारंगत नहीं मानता और मैं महसूस करता हूँ कि जीवन में कदम दर कदम व्यक्ति को सीखने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। आज भी मैं 4 घंटे नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया में सबसे लेटेस्ट क्या है उपचार की दृष्टि से, क्योंकि अभी मैं उपचार के क्षेत्र में हूँ। जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी था तो मैं जितना लिखता था उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ता था। जी, बिल्कुल सही बात है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो काफ़ी संघर्ष भरा आपका शुरुआती दौर रहा, जहाँ से आपकी नींव पड़ी, पढ़ाई काफ़ी संघर्षरत रही। आपने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप जुड़े हैं, तो वो रुझान कैसे? बचपन से मेरे लिखने की आदत थी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मैं पहली क्लास में था तब से मैं मंच पे बोलने लगा हूँ। तो मंच पे उस समय तो कुछ लिखने की स्थितियाँ थी नहीं, लेकिन जो भी कहानी किस्से वगैरह सुनते थे और जो भी अध्यापक पोएम वगैरह सिखाते थे, मंच पे बोलने का मेरा एक अभ्यास था। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जवाहर विद्यापीठ कानौड़ का, जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, और वहाँ पर करीब उस समय में 1,500 विद्यार्थी थे और उनके सामने जा कर के मंच पे खड़े हो कर के और पूरे साहस से, निर्भीकता से बोलना, ये सब मेरे वहाँ के अध्यापकों की देन है और उन अध्यापकों का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। वे मेरे बहुत उपकारी हैं, जिन्होंने मेरे को उस समय से सारे संस्कार दिए और महापुरुषों की जीवनियाँ सिखाई, महापुरुषों की कविताएं सिखाई। मैं रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि हुए, उनकी कविताओं से भी बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित रहा। खमठोग ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उनकी कविताएं, वो मुझे प्रेरणा देती रही और मैं आगे से आगे चलता गया। पत्रकारिता में आया तो मैंने जैसा बताया कि मैं कभी भी किसी पीडब्ल्यूडी के दफ्तर या इरिगेशन के दफ्तर या और किसी वर्क्स डिपार्टमेंट में कभी नहीं गया। मेरी बैठक ज़्यादा से ज़्यादा होती थी सूचना केंद्र में, सूचना केंद्र की लाइब्रेरी में, और कभी भी मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो मैं वहीं से सारी चीज़ों को मैनेज करता था, या फिर कभी कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ या डिविज़नल कमिश्नर के यहाँ। इसके अलावा मैं कलेक्टर की कैंटीन में भी कई बार बैठता था, लोगों से बुलाता था, लोगों का रुझान मालूम करने के लिए, लोगों की जो सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में चूँकि मेरा इंटरेस्ट था तो वो एक मेरा था। इसके अलावा मेरे को कभी किसी ने कहीं पर भी किसी पान के गल्ले पे या किसी होटल पे कभी नहीं देखा होगा। न मैंने कभी गुटखा खाया, न तंबाकू खाया, न कभी सिगरेट पी, न कभी बाज़ार की चाय पी। काफ़ी सादगी भरा जीवन आपका रहा है। एक निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के रूप में भी आप उभर कर आए थे सर। इस दरमियान भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हमने सुना है कि पत्रकारिता का जब आपका दौर चला था तब कोई हमला आप पर हुआ था। सर, उसके पीछे की क्या कहानी थी, क्या वजह रही? नहीं, वो एक वजह है। 33 साल हो गए उस बात को। 25 अप्रैल 87 की घटना है, 25 अप्रैल। लेकिन इस दौरान में मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। जैसे मैं बताऊं आपको कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो संत हरचंद सिंह लोंगोवाल को यहाँ पर टेम्परेरी एक जेल बना करके रखा गया था, जो आरएसीबी का अभी जोनल ऑफिस है। उसको गेस्ट, उस समय में वो गेस्ट हाउस था, और उसको उन्होंने पूरा का पूरा मिलिट्री की पूरी छावनी लगा करके, पूरी सर्च लाइटें लगा करके चारों तरफ, और हरचंद सिंह लोंगोवाल को वहाँ रखा था। उस समय में न तो हरचंद सिंह लोंगोवाल को कोई कागज़ कलम अलाउ था, न रेडियो अलाउ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस समय था भी नहीं। उस समय में एक परिंदा भी अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने उनके एक इंटरव्यू किया, उसको 2 पार्ट में मैंने पब्लिश किया, और वो इंटरनेशनल लेवल पर कोड हुआ। उस समय मेरा अखबार निकलता था, मनु टाइम्स दैनिक, और उस मनु टाइम्स में मैंने वो जब छापा तो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक
थरथरा गए थे उस इंटरव्यू से। और बड़े बड़े अधिकारी जब मेरी सीढ़ियाँ चढ़े ऑफिस में, और जयपुर से वगैरह सब जगह से अधिकारी आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये कैसे कर लिया इंटरव्यू। मैंने कहा यू कांट आस्क मी प्रेस सीक्रेट्स, आप मुझे प्रेस सीक्रेट्स के बारे में नहीं पूछ सकते। आपको लगता है कि ये गलत है या फैब्रिकेटेड है या टेबल पे बैठ करके लिखा है, तो आप खंडन कर दीजिए, मेरे में ताकत होगी, मैं मंडन कर दूंगा। सारे अधिकारियों को मुँह लटका करके जाना पड़ा। तो और उस इंटरव्यू पर दैनिक नवज्योति ने भी पूरा लिखा, और राजस्थान पत्रिका ने इतिहास में पहली बार, राजस्थान पत्रिका के इतिहास के अंदर पहली बार कपूर चंद जी कुलिश जो संपादक थे, उन्होंने 5.5 कॉलम का अग्रलेख लिखा। तो इस तरह की मेरी जो है खोजी पत्रकारिता रही है, और उसी के कारण लोगों का काफ़ी प्यार, सम्मान, और कई लोगों को दहशत भी रही है। जो गलत काम करने वाले हैं उनको दहशत भी रही है। अदरवाइज मैं तो बहुत सीधा सहज सरल व्यक्ति रहा हूँ। पत्रकारिता में भी मैं कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूँ, देख लूँगा, या इस तरह की भाषा का कभी किसी के प्रति प्रयोग नहीं किया। तो बिल्कुल उस तरह से रहा। और जहाँ तक इस घटना का सवाल है, तो उस समय मैं किसी प्रसंग में लिख रहा था लगातार, तो उन लोगों ने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की, बहुत सारा दबाव बनाया, समाज की तरफ से भी बहुत सारा दबाव बनाया, मेरे परिवार पर बहुत सारा दबाव बनाया, मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे मंडी में, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया कि इनको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये लिखना बंद कर दे। और मैंने वो स्वीकार नहीं किया, मैंने अपने आप को बेचा नहीं, मैंने कभी भी कलम से समझौता नहीं किया। तो उनके पास में एक ही ऑप्शन था कि इस आदमी को ख़त्म कर दिया जाए। तो उस समय मुझे मारने के लिए 12 लाख रुपया दिया गया, और पेशेवर डकैतों को हायर किया गया। ऐसे ऐसे डकैत जिन्होंने भिलवाड़ा में बैंक डकैती की और 4.5 साल जेल में रहे, तहसीलदार के हाथ पैर काट दिए। हमने सुना है कि आप उस वक्त काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे, उसके बावजूद भी आपने रिपोर्ट लिखवाई। और मैं पूरा खून में लथपथ था, उसके बावजूद मैंने पीछा किया उनका। मैं नर्वस होकर के घिरा नहीं, बल्कि उन लोगों को पाँव की लत्ती दे करके और एक व्यक्ति को घिराया जब भाग करके जा रहे थे ये, और अड़ोसी पड़ोसी वगैरह सब झाग गए थे। तो मैंने उस समय में दौड़ करके पीछा किया, और उनकी एक गाड़ी जो थी आई थी, वो गाड़ी के नंबर नोट किए। नंबर नोट करने के बाद में मैंने अब अंदर आ कर के, मेरी तो कान से खून के फुवारे छूट रहे थे, तो उस समय में मैंने आ कर के अपनी टेबल पे लिखा कि मेरे को कुछ भी हो जाए तो इस तरह के व्यक्ति थे और गाड़ी के नंबर ये थे। उसके बाद में मैंने चूँकि उस समय में हिरणबगरी में पुलिस थाना नहीं था, हिरणबगरी में पुलिस चौकी थी, थाना प्रताप नगर लगता था। तो प्रताप नगर थाने पे फ़ोन पे बहुत कोशिश की, कोई नहीं उठा रहा था। तो फिर मैंने पत्रिका में, जो मेरे मित्र हैं रमेश जी व्यास, उनसे मेरी बात हो गई थी। तो उनको मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और प्रताप नगर पुलिस स्टेशन का फ़ोन जो है वो एंगेज आ रहा है, तो आप वहाँ पर सूचना दे देना, और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इधर हॉस्पिटल में भी परेशानी ये थी कि चूँकि मैं किसी भी प्रकार की दवाइयाँ वगैरह लेता नहीं हूँ, मेरी दवाइयों के त्याग है, सोगन है। मैं तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी किसी प्रकार की दवा ना लेता हूँ, ना मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको देता हूँ, सारा घरेलू उपचार। अब उस समय भी मेरे को कान की चूँकि सर्जरी होनी थी, तो उस समय में डॉक्टर N.K. मालपानी यहाँ पर थे, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर N.K. मालपानी को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आप आइए और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, दूसरे डॉक्टर्स बुरा मान जाएंगे, अभी जो ऑन ड्यूटी हैं वो करेंगे। मैंने कहा आप आ जाइए, आपको मैं प्रिंसिपल साहब से, कलेक्टर साहब से, जिनसे भी ऑर्डर चाहिए मैं कल सवेरे ऑर्डर करवा दूँगा। वो आ गए और इस तरह से मेरा जांघ से स्किन ले करके यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया गया और सारे स्टिचेस वगैरह लिए गए। इस तरह से सारा हुआ। लेकिन उसके बाद भी आप डरे नहीं, रुके नहीं, लगातार चलते रहे। डरने और रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने
एक पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी कलम। आपने जैसा कि बताया कि सामाजिक कुरीतियों पर भी बहुत कुछ लिखा है और उस पर भी आपने काफ़ी सारे कार्य किए हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश आपने अपनी बेटे की शादी में दिया, जहां लोग तोरण की रस्म को तलवार से अदा करते हैं, वहां आपके पुत्र ने, श्री मनु जी ने, उस रस्म को अपनी कलम से अदा किया। तो वो आइडिया, वो सब जहन में कैसे आया? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि तोरण पे तलवार चलाना, क्योंकि तोरण में मोर होता है, पक्षी होता है, ठीक है ना। अब पक्षी पर तलवार चलाना वो हिंसा का प्रतीक है, और मैं कलमकार हूँ और मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ। तो मेरे मन में ये था कि नहीं, हम कलम से उसको छुएंगे। तो एक नया संदेश लोगों में गया। कैसी प्रतिक्रिया उस वक्त में लोगों की रही थी? ना, अच्छा रहा, सब लोगों ने सराहना की उसकी, और काफ़ी अच्छा रहा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक था। और मैंने आज दिन तक मेरी बहू को कभी भी ये नहीं पूछा, या मेरी मिसेस ने कभी नहीं पूछा कि भाई आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया, और क्या लिया क्या नहीं लिया। मैं इन सब चीज़ों से बहुत कोसों दूर हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आपको एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ। 82 में मैंने एक मेमोरेंडम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ, तत्कालीन डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो था उसके खिलाफ, उस समय की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो उनको मैंने वो एक मेमोरेंडम दिया था, और वो मेमोरेंडम वो इसलिए वो पढ़ पाए क्योंकि जब जनता पार्टी का शासन ख़त्म हुआ, मिड टर्म पोल हुए, तो उस समय में संयोगवश राजस्थान का जो उनका टूर था चुनाव प्रचार का, उस समय में मैं पत्रकारिता में था, तो कवरेज में मैं रहा। तो इस कारण से नाथद्वारा में उनका मेरा परिचय हुआ। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में जब दर्शन किए, तो इंदिरा जी और मैं बिल्कुल माँ बेटे की तरह पास पास में सट करके खड़े हुए थे। तो उसके बाद में थोड़ा सा परिचय का एक बन गया आधार। तो मैंने जब मेमोरेंडम भेजा, तो इंदिरा जी विलिंगली, वो तो वज्र छाती वाली महिला थी, विलिंग, उनकी आंखों में नमी आ गई, और उन्होंने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पर एक जेपीसी का गठन किया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। मेरा किसी राजनीतिक दल से कभी कोई सरोकार नहीं रहा। आज भी मैं बिल्कुल तटस्थ भाव से सोचता हूँ। तो उस समय में उन्होंने जेपीसी का गठन किया, और जेपीसी के 37 सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के 37 सांसदों को उदयपुर भेजा, सिर्फ मुझे 1 घंटा सुनने के लिए। ये बहुत बड़ा बड़प्पन था। वो चाहते तो मुझे भी बुला सकते थे, लेकिन नहीं, जस्ट एक रिगार्ड पे करने के लिए कि आप जाइए और उनको सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उस समय में मैंने जितनी रिकमेंडेशंस की, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस नोट की गई, और वो लोग लेकर के गए। और फिर उसके बाद में लोकसभा सचिवालय ने सारी चीज़ों को टाइप करके वापस से मुझे भेजा, और पूछा कि भाई आपने जो बोला वो इसमें लिखा हुआ है, यदि आप कोई संशोधन चाहें तो आप कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है और नया कोई सुझाव नहीं है, तो इसको साइन करके आप भेज दीजिए ताकि पार्लियामेंट में रखा जा सके। वो मैंने साइन करके पिटीशन भेज दिया। तो एज इट इज़ ध्वनि मत से लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया, और आज जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो उसी का रूप है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए तो है ही सर, हमारे शहर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहर से निकलकर किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है। सर, आपने जैसा कि बताया कि आपने आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी इन सभी को त्याग कर रखा है। तो आपने किचन थेरेपी से, घरेलू उपचार से कई लोगों के उपचार किए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को आपने उपचारित किया है सर। तो ये कैसे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये देखिए, हाँ, ये किचन थेरेपी किताब, मैं किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेता, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें। मेरे त्याग ही हैं, ठीक है, और वर्षों से मैंने किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं ली है। आपने इसमें लिखा है कि किसी भी गंभीर अवस्था में भी आपको इस तरह का कोई उपचार नहीं
नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाए और हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाए। यदि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि बचने की संभावना नहीं लगती है तो मुझे जैन साधु साधियों के पास में ले जा करके संथारा करा दिया जाए। मेरा उसमें पूरा संभाव रहेगा और पूरी मेरी स्वीकृति है। सर, इस वक्त की अगर हम बात करें, मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें, तो पूरा विश्व वैश्विक महामारी से घिरा हुआ है। चारों ओर कोरोना को लेकर एक त्राहिमाम मचा हुआ है। सर, उसमें अगर आप कुछ कहना चाहें हमारी जनता को कि क्या प्रिकॉशंस वो खाने को लेकर अभी करें इस वक्त में, फूड को लेकर, तो क्या होगा सर? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसके बारे में लिखा है और प्रधानमंत्री जी को मैंने जब लिखा है उसके बाद ही आरोग्य सेतु बना है और उन्होंने जो पैम्पलेट पहला निकाला है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को दे रखा है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये चीज़ खाइए और इस तरह के काढ़े पीजिए। मैं आज भी ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि 5 ग्राम कुटक, 5 ग्राम चिरायता, 5 कड़वे नीम के पत्ते और 5 तुलसी के पत्ते, ये 300 ml पानी में बॉईल करके और जब वो पानी 1/3 से भी कम रह जाए तो ये चिरायता का ये काढ़ा जो भी व्यक्ति पिएगा 3 दिन सवेरे शाम, ये एक खुराक है। तो इसी तरह की 6 खुराक सवेरे शाम 3 दिन तक लगातार लेगा तो उसका न केवल इम्यूनिटी पावर मजबूत होगा, उसकी रक्त शुद्धि होगी, शरीर के अंदर जो भी कीटाणु होंगे वो भी ख़त्म होंगे और उनका जो है वैक्सीनेशन हो जाएगा। अगले 6 महीने साल भर उनको बुखार नहीं आएगा। तो ये कोरोना से बचने का सबसे बढ़िया कारगर उपाय है। ये बहुत बड़ा उपाय है और इस तरह का काढ़ा यदि व्यक्ति दिन में 3 बार लेता है तो 2 बार, सवेरे और रात को सोते समय में, लगातार 3 दिन तक अगर इस काढ़े का सेवन किया जाता है तो आप लोगों को साल भर तक भी बुखार नहीं आएगा। सर, जाते जाते आप, ये चूँकि बहुत कड़वा होता है, ठीक है ना, तो इसलिए है कि जो भी काढ़ा पिए साथ में गुड़ रखे तो काढ़ा पी करके थोड़ा सा गुड़ मुंह में ले ले। अब जहाँ तक ये किचन थेरेपी वगैरह का सवाल है, एक बात कहना चाहता हूँ कि चूँकि आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर जो हालात हो गए हैं, किसी का भी सर दर्द हुआ आप सीटी स्कैन करा के आओ, प्रारंभिक उपचार तक नहीं किया जाता। किसी के भी चेस्ट में पेन है, आप ईसीजी कराएंगे, ईसीजी हर व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, उसको कहेंगे कि आपको एंजियोग्राफी करा लो। एंजियोग्राफी पे लिटा करके फिर उसकी काउंसलिंग की जाती है परिवार की कि भाई 2 ब्लॉकेज हैं, 3 ब्लॉकेज हैं और इमीडिएटली जो है एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। इस तरह की अनावश्यक जांचें और अनावश्यक रेडिएशन बॉडी में, एक सीटी स्कैन करने का मतलब है 700 एक्सरे जितना रेडिएशन शरीर में। आपको कोई बीमारी नहीं थी लेकिन आपने 700 एक्सरे जितना रेडिएशन आपके शरीर में चला गया। और मेरे जो कोई भी व्यक्ति आते हैं परामर्श के लिए तो अब उनको भी मैं बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, और मैं सारा घरेलू उपचार से ही ठीक करता हूँ। क्योंकि आप देखिए आजकल जितना बीमारियों का प्रकोप हुआ है उससे ज़्यादा डॉक्टरों की लूट का प्रकोप हुआ है और कई प्रकार की अनावश्यक जांचें, कई प्रकार की अनावश्यक दवाएं, और एलोपैथी की हर दवाई साइड इफ़ेक्ट करती है। आप पेन किलर्स लेंगे और लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे तो आपकी किडनियां ख़राब होगी। आप एसिडिटी की गोली रेगुलर लेंगे तो आपकी किडनी खराब होगी। जितना हम विज्ञान के साथ आगे बढ़े हैं, हमने यदि एसिडिटी की गोली रेगुलर लेंगे आप तो आपको जीवन में किसी न किसी स्टेज पर कैंसर आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। फिर आजकल जो कैंसर वगैरह की जो सारी परिस्थितियां पैदा हुई है, हमने तो 30 दिन में एक महिला को अभी की लेटेस्ट बता रहा हूँ, ऐसे तो कितने ही लोगों के कैंसर ठीक किए हैं। अभी एक लेटेस्ट पारसोला की एक महिला, उसको डॉक्टर ने कहा कि 3rd स्टेज का कैंसर है और लंग्स आपका पूरे के पूरे ख़राब हो गए, लंग्स में कैंसर हो गया और वो कैंसर बाहर फैल रहा है। और उनके परिवार वालों को कह दिया कि इनकी मैक्सिमम लाइफ 8 महीने है और कोई उपचार नहीं। उस महिला को यहाँ पर लेकर के आए, मैंने केवल 1 महीना उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तरह तरह के खान पान दिए। 1 महीना सिर्फ, उनके चेहरे की रौनक देखते बनती है और कैंसर का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट, उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। उनकी जांचें भी हो गई वापस।
संभव हुआ किचन थेरेपी से? किचन थेरेपी से। इस तरह के अभी TRI में यहाँ पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरा एक सेमिनार था 2 और 3 जनवरी को। वहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई थी, आदिवासी बच्ची। तो खेरवाड़ा में एक व्यक्ति हैं, उनके दादा ससुर, तो उनके दोनों पाँव खराब हो गए। डॉक्टरों ने कहा दोनों पाँव कटवाने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों पाँव हर हालत में कटवाने पड़ेंगे यदि आपको ज़िंदा रहना है। मैंने कहा कि यदि दोनों पाँव कटवा लिए तो ये जो जीते जी मर जाएंगे। वो मेरे पास में आए अपने दादाजी को लेकर के, मैंने देखा मैंने उनकी ड्रेसिंग वगैरह का और सारा सिस्टम चेंज किया और खान पान की बहुत सारी चीज़ें बदली। वो व्यक्ति 1 महीने में दोनों पाँव तैयार हो गए उनके। किसी प्रकार का उनके आज की तारीख में किसी प्रकार का उनके शरीर में घाव नहीं है, आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो व्यक्ति सेना से रिटायर हुआ है, ठीक है, और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें वो युद्ध में भी उसने भाग लिया है। तो ऐसे व्यक्ति के दोनों पाँव ठीक हुए, आज वो परिवार इतना खुश है और वो इतना याद करते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि केवल घरेलू उपचार से आपकी किचन में ही सारी वो चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से जीत हासिल कर सकते हैं। ये थे डॉक्टर मदन मोदी जी, जिनसे हमने जाना उनके जीवन संघर्ष के बारे में। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी सारा संघर्ष किया है, साथ ही अपनी किचन थेरेपी से कई लोगों को बड़े बड़े रोगों से निजात दिलाई है। हम आगे भी आपको मन की बात में ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को नमस्कार। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com.